नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर जिसको निमराज सुंडा जी ने लिखा है। आज हम लोग इसका 135वां लेक्चर पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, पैथोलॉजी पढ़ेंगे। और पैथोलॉजी में क्या पढ़ने वाले हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ फंगिसाइड के बारे में पढ़ेंगे। 3 तरीके के जो क्लासिफिकेशन है फंगिसाइड का, वो इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों को अच्छे से पढ़ा दिया है। आज हम पढ़ेंगे उसके आगे जो क्लासिफिकेशंस है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि किस ग्रुप में कितने फंगिसाइड आते हैं, और जो फंगिसाइड आते हैं उनके केमिकल नेम क्या हैं और उनके ट्रेड नेम क्या हैं, और वो किस तरीके से यूज किया जा सकता है, और इनका मोड ऑफ एक्शन क्या है, और इनसे रिलेटेड जो भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये सब चीज़ें डिटेल में समझेंगे। इसके साथ साथ ये भी समझेंगे कि डिफरेंट टाइप की जो फंगिसाइड है उनका किस क्रॉप में कैसे यूज किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, अगर आप लोग बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं और आप इस समय फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, तो आप ये 8 सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये जो 8 सब्जेक्ट है इसका डिटेल में स्टडी आपको मिल जाए, तो इसके लिए आपको 500 रुपये पे करना है, और 500 रुपये मात्र पे करके आप ये जो कोर्स है पूरा कोर्स खरीद सकते हैं, जिसमें आपको 8 सब्जेक्ट के बारे में डिटेल में स्टडी कराई जाएगी। ये 8 सब्जेक्ट आपके जो फंडामेंटल हैं वो बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर करा दिए जाएंगे। उसके लिए क्या करना है कि आपको इस क्यूआर कोड का स्कैन करके 500 रुपये पे करने हैं, और 500 रुपये पे करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट जो है वो हम तक भेजना है। भेजना कैसे है, इसको आप गूगल पर जाकर इस क्यूआर कोड को स्कैन कर दीजिए और टेलीग्राम पे ये पहुंच जाएंगे आप, या फिर टेलीग्राम पे जाके आप इसको सर्च करिए। टेलीग्राम पे आप जाके @विजय कुमार गिरी 945 जिस तरीके से ये लिखा गया है बिल्कुल इसी तरीके से लिखिएगा। ना कोई इसमें स्पेस देना है, ना कोई डॉट लगाना है, कुछ भी नहीं करना है। जिस तरीके से ये लिखा है सेम टू सेम इसी तरीके से टेलीग्राम पर जाके सर्च करेंगे। वहाँ से आप हमें अपना स्क्रीनशॉट भेज दीजिए पेमेंट का, और मोबाइल नंबर भेज दीजिए जिससे आप टेलीग्राम चलाते हैं। उसके बाद मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, और आपको जो पेमेंट करने के बाद जो प्रीमियम जो कोर्स है 8 सब्जेक्ट का वो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टॉपिक पर आते हैं। पहला जो हमारा सिस्टम है वो है सिस्टेमिक फंगिसाइड। ऐसे फंगिसाइड जो एक सिस्टम के तरीके से एक सिस्टमेटिक वे में फंगस को डिस्ट्रॉय करते हैं। उसमें बात करते हैं, सबसे पहला आता है ऑक्जेंथिन। ऑक्जेंथिन क्या होता है, द फर्स्ट सिस्टेमिक फंगिसाइड, जिसको हम कार्बोक्सिन बोलते हैं, डेवलप्ड बाई वॉन स्केमलिंग एंड कुल्का। वॉन स्केमलिंग और कुल्का ने 1966 में ऑक्जेंथिन नाम का एक सिस्टेमिक फंगिसाइड बनाया था। इसका जो ट्रेड नेम था वो क्या था, कार्बोक्सिन था। कार्बोक्सिन के नाम से इसको जाना जाता था। इसको सबसे पहले बनाया गया था। ये एक तरीके का क्या था, ये एक तरीके का सिस्टेमिक फंगिसाइड था। अब हम बात करते हैं ऑक्सीथिन जो ग्रुप है, इसमें क्या आता है, सबसे पहले तो आता है कार्बोक्सिन। ये जो कार्बोक्सिन जो इसको बनाया गया था, इसका जो ट्रेड नेम है वो क्या है, वीटावैक्स। कार्बोक्सिन जो है ये मार्केट में किस नाम से आती है, ये आती है वीटावैक्स नाम से इसका दवा आती है। इसको जो यूज किया जाता है वो स्मट और रस्ट में, जो स्मट डिजीज लगती है, ये इस तरीके का स्मट डिजीज लगती है, गेहूं में स्मट लगता है, और ये रस्ट डिजीज डिफरेंट क्रॉप्स में लगते हैं। जैसे रस्ट डिजीज आपका पैडी में देखने को मिलता है। तो ये इन दोनों को क्योर करने के लिए, इन दोनों को रोकने के लिए जो कार्बोक्सिन है, जिसको वीटावैक्स के नाम से जाना जाता है, उसका उपयोग किया जाता है। Especially is used against loose smut of wheat and राइजोक्टोनिया डिजीज ऑफ कॉटन। कॉटन में जो राइजोक्टोनिया डिजीज लगती है उसमें भी इसका यूज किया जाता है, और इसके साथ साथ वीट का जो स्मट होता है इसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। किसका, कार्बोक्सिन का। कार्बोक्सिन का जो ट्रेड नेम है वो क्या है, वो है वीटावैक्स। इसको किसके लिए यूज किया जाता है, स्मट और रस्ट के लिए यूज किया जाता है, और साथ साथ में राइजोक्टोनिया जो डिजीज होती है कॉटन में उसके लिए भी इसको यूज किया जाता है। बात करते हैं ऑक्सीकार्बोक्सिन। ऑक्सीकार्बोक्सिन जो है इसका ट्रेड नाम क्या होता है, प्लांटेक्स। ये प्लांटेक्स नाम से एक दवा आती है। इसका यूज किया जाता है रस्ट को क्योर करने के लिए। जो वीट की हमारी जो क्रॉप है, यानी कि गेहूं की जो क्रॉप होती है, उसमें जब कोई रस्ट वाली डिजीज लग जाती है तो उसको रोकने के लिए प्लांटेक्स नाम की दवा आती है। ट्रेड नाम इसका क्या है, प्लांटेक्स है। इसका यूज किया जाता है। It can be used in controlling disease related to fungi imperfecti। फंजाई इम्परफेक्टी जो होता है इसको कंट्रोल करने के लिए भी
ऑक्सीकार्बोक्सिन, जिसको हम प्लांटेक्स बोलते हैं, इस नाम का फंगिसाइड का उपयोग किया जाता है। बात करते हैं बेंजीमाइडाजोल। क्या होता है बेंजीमाइडाजोल? ये इट कम अंडर द ट्रेड नेम ऑफ बिनोयल या फिर बाविस्टीन। इसको बिनोमेल या फिर बाविस्टीन, ये दो नाम से आता है। कहने का मतलब ये ग्रुप है फंगिसाइड का, और इसके अंदर की जो ग्रुप की दवा आती है वो किस नाम से आती है? ये आती है बिनोमेल या फिर बाविस्टीन के नाम से आती है। इट इज ए सुपीरियर सिस्टमेटिक फंगिसाइड। ये एक तरीके का सुपीरियर है और सिस्टमेटिक फंगिसाइड है, बहुत अच्छे तरीके का ये फंगिसाइड माना जाता है। व्हिच एक्ट एज गुड इरेडिकेट एंड प्रोटेक्टेंट। ये क्या करता है कि ये जो फंगिसाइड है, बाविस्टीन हो और चाहे फिर बिनोमेल हो, ये दोनों एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी के फंगिसाइड माने जाते हैं, जो कि जो फंगस होता है हमारी क्रॉप में लगा होता है उसको अच्छी तरीके से इरेडिकेट करने के लिए भी यूज किया जाता है और प्रिवेंशन के लिए भी यूज किया जा सकता है। कहने का मतलब अगर फंगस लग गया है तो उसको मारने में भी उपयोग किया जा सकता है, और अगर फंगस नहीं लगा है तो अगर हम इसका छिड़काव कर देंगे तो हमारी जो क्रॉप है उसमें फंगस लगेगा नहीं। तो ये एक तो प्रिवेंशन हो गया और इरेडिकेशन हो गया। दोनों तरीके से इस तरीके के जो फंगिसाइड होते हैं उनका उपयोग किया जा सकता है। आगे आता है फिनाइलमाइड्स। क्या होता है फिनाइलमाइड्स? ये आता है मेटालेक्सिल एम was the superior fungicide introduced in 1977। ये मेटालेक्सिल जो है ये कब यूज किया जाता है? एक सुपीरियर फंगिसाइड होता है जो कि 1977 में पहली बार इसको मैन्युफैक्चर किया गया था, सबसे पहले बार इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। एक्टिव ऑन ओमाइसीटस फंजाई एंड इट इनहिबिट आरएनए सिंथेसिस। जो फंजाई के अंदर आरएनए का जो सिंथेसिस होता है इसको ये रोक देता सॉरी। ये एक्टिव ऑन ओमाइसीटस फंजाई जो होता है उसके अंदर जो आरएनए की सिंथेसिस होती है उसको ये जो फंगिसाइड होता है वो रोक देता है। आगे जो अगला ग्रुप है वो है ऑर्गेनो मर्क्यूरियल फंगिसाइड। क्या होता है? मर्क्यूरियल है और ऑर्गेनो मर्क्यूरियल फंगिसाइड्स। इट इज इफेक्टिव फंगिसाइड्स एंड बैक्टीरिसाइड्स, मतलब ये बैक्टीरिया को भी मारेगा और फंगिसाइड को भी डिस्ट्रॉय करेगा। ऑर्गेनिक मर्क्यूरल आर बेसिकली यूज एज इरेडिकेट्स। कहने का मतलब कि जब इस दवा को हम डालते हैं अपने खेत में तब चाहे कोई बैक्टीरियल डिजीज हो चाहे कोई फंगल डिजीज हो वो एक तरीके से इरेडिकेट हो जाती है। मैंने इरेडिकेट जो मैं आपको पढ़ा रहा था फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी, तो उसमें मैंने इरेडिकेशन मैनेजमेंट इन दोनों के अंतर बताया था, प्रिवेंशन भी बताया था। प्रिवेंशन, इरेडिकेट, क्योर और मैनेजमेंट, इन तीनों चारों जो टर्म हैं इन सब का मैंने आपको अंतर बताया था। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ। इरेडिकेट्स का मतलब क्या होता है कि कंप्लीटली कोई चीज़ है, जैसे मान लो कोई फंगस है तो फंगस को 100% उस क्रॉप से हटा देना, डैमेज कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना उस फंगस को क्या कहलाता है? इरेडिकेशन कहलाता है। तो इरेडिकेट कर देता है इस तरीके की जो फंजाइस होती है, इस तरीके की जो फंगिसाइड होती हैं। ड्यू टू हाई टॉक्सिसिटी नाउ इट इज़ बैन इन इंडिया। क्योंकि ये ज़्यादा टॉक्सिक होता है इस वजह से इस तरीके की जो फंगिसाइड है वो इंडिया में बैन है। इसमें कौन कौन से फंगिसाइड आते हैं? जो ये एग्रो मर्क्यूरल फंगिसाइड आते हैं। इसमें क्या क्या आता है? एग्रोसान जीएन करके एक दवा आती थी पहले, लेकिन अब ये सब जितनी दवाएं हैं सब बंद हो गई। इसके बाद आता है एरिटॉन, इसके बाद सिरासोन और एग्लॉल। ये 3-4 दवा आती थी। क्या क्या? एग्रोसान जीएन, एरिटान, सिरेसान और एग्लाल। ये जितनी दवाएं हैं ये सभी दवाएं नहीं, मतलब कहने का मतलब ये फंगिसाइड हैं, लेकिन ये बंद हो चुकी हैं, बैन हो चुकी हैं, क्योंकि ये बहुत टॉक्सिक होती थी। इनका जो रेजिडुअल इफेक्ट होता है वो क्रॉप में बहुत ज़्यादा टाइम तक रहता था, इस वजह से इसको इंडिया में अब बैन कर दिया गया है। आगे बात करते हैं अदर जो फंगिसाइड हैं, उसमें आता है कैप्टॉन। कैप्टॉन जो है इस फंगिसाइड का यूज किया जाता है सीड ट्रीटमेंट के लिए और सॉयल ड्रेंचिंग के लिए, यानी कि सॉयल में भी अगर फंगस है तो उसको भी सही करने के लिए यूज किया जाएगा।
और सीड के ट्रीटमेंट के लिए भी यूज किया जाता है। किस तरीके से यूज करेंगे? एट द रेट ऑफ 0.5% ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट डंपिंग ऑफ। डंपिंग ऑफ अगर एक फंगस डिजीज होती है, मैंने आप लोगों को बताया था कि जब जर्नल सिम्टम में पढ़ा रहा था उस दिन मैंने बताया था कि ये जो डैम्पिंग ऑफ होता है, इसमें प्लांट जो होता है, जैसे मान लो कि ये मिट्टी है, मिट्टी की सबसे ऊपरी सतह है, यहाँ पर एक पौधा लगा हुआ है, ये नीचे जड़ है और ऊपर इसके तने, पेड़ पौधे और पत्तियां हैं। तो जब डैम्पिंग ऑफ होगा तो यहाँ से पत्तियों में क्या हो जाएगा? बिल्टिंग होगा, और यहाँ पे जो मेन ट्रंक होगा, जो मेन जो तना निकला होता है, वो यहाँ जड़ से सूख जाता है और सूख के पौधा पूरा गिर जाता है। तो अगर डैम्पिंग ऑफ की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है फील्ड में, तो कैप्टान जो है वो एट द रेट ऑफ 0.5% का सोल्यूशन बना के अगर इसका स्प्रे कर देंगे या फिर सीड ट्रीटमेंट कर देंगे या फिर सॉइल ड्रेंचिंग कर देंगे, तो उससे हमारा क्या होगा कि जो डैम्पिंग ऑफ वाली प्रॉब्लम होती है उससे हमें निजात मिल जाती है। फिर आता है कैराथेन। ये जो फंगिसाइड है यूज्ड अगेंस्ट पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज इन प्लांट्स एंड कंट्रोलिंग ऑफ माइट्स। माइट्स को कंट्रोल करने के लिए भी यूज किया जाता है कैराथेन को, और पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज जो लगता है उसको भी कंट्रोल करने के लिए कैराथेन का यूज किया जाता है। फिर कुछ एंटीबॉडीज आती हैं, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन एट 100 ppm और मोर हैज बीन फाउंड इफेक्टिव अगेंस्ट बैक्टीरियल सीडबॉर्न डिजीज पैथोजन। कुछ ऐसे बैक्टीरियल सीडबॉर्न पैथोजन्स होते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन जो एक फंगिसाइड आती है, इसका यूज किया जा सकता है। कितने में? 100 ppm में। कहने का मतलब स्ट्रेप्टोमाइसिन को अगर 100 ppm का सॉल्यूशन बना के हम छिड़काव कर दें तो जो बैक्टीरियल सीडबॉर्न पैथोजन होते हैं ये सभी मर जाते हैं, तो हमारी फसल सुरक्षित हो जाती है। टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंट स्ट्रेन इन बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोमाइसिन इज मिक्स्ड विथ ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। दिस इज मिक्सचर कॉल्ड एग्रीमाइसिन। कहने का मतलब ये है कि जब स्ट्रेप्टोमाइसिन हम बहुत दिनों तक बहुत बार यूज करते रहते हैं, तो साल दर साल इसका यूज करते करते जो बैक्टीरियाज होते हैं उनके अंदर क्या होता है, एक तरीके का स्ट्रेन डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से ये रेजिस्टेंट हो जाते हैं। तब जो हम ये स्ट्रेप्टोमाइसिन डालते हैं तो ये बैक्टीरिया जो होते हैं ये मरते नहीं हैं, ये बैक्टीरिया उसके प्रति रेजिस्टेंट हो जाते हैं। ठीक, तो इसको ओवरकम करने के लिए क्या किया जाता है, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन नामक एक जो फंगिसाइड होता है इसको भी मिला लेते हैं। तो क्या स्ट्रेप्टोमाइसिन और ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन ये दोनों को मिला लेंगे। दोनों को मिलाने के बाद जब अगर हम यूज करते हैं तो जो बैक्टीरियल जो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया हो गए थे ये भी डैमेज हो जाते हैं, और इन दोनों का जो मिक्सचर होता है उसको बोलते हैं एग्रीमाइसिन बोलते हैं। ये जो दोनों का मिक्सचर होता है इसको क्या कहते हैं, एग्रीमाइसिन बोलते हैं। फिर आगे आता है ट्रायोजोल्स। ये ट्रायोजोल्स इट इज द मोस्ट एक्टिव ऑन पाउडरी मिल्ड्यू, रस्ट एंड लीफ स्पॉट फंजाई। जो पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज होती है, रस्ट और लीफ स्पॉट जो फंजाई होता है उसको कंट्रोल करने के लिए ट्रायोजोलेल का यूज किया जाता है। ट्रायोजोलेस, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट नंबर ऑफ स्टेरॉयल बायोसिंथेसिस इनहिबिटर। स्टेरॉयल बायोसिंथेसिस इनहिबिटर का काम भी बहुत अच्छे तरीके से ये करता है। स्टेरॉल का जो बायोसिंथेसिस है उसको रोक देता है ये। बात करते हैं फंगिसाइड और उनके ट्रेड नेम की, तो उसमें जो पहला ग्रुप है वो है कॉपर फंगिसाइड। जैसे अभी मैंने उस दिन पढ़ाया था, तो कॉपर फंगिसाइड पढ़ाया था, फिर ऑर्गेनोमर्क्यूरल पढ़ाया था, फिर उसके बाद बेंजीन माइडाजोल छुड़ाया था। तो इसमें जो कॉपर फंगिसाइड होता है जिसमें बोर्डॉक्स मिक्सचर आता है, तो बोर्डॉक्स मिक्सचर का जो ट्रेड नेम है वो है CuSO4 लाइम एंड वाटर। CuSO4 मिलाते हैं उसमें, और लाइम मिलाते हैं और वाटर मिलाते हैं, जिससे वो बोर्डॉक्स मिक्सचर बन जाता है। तो मैंने बताया ही था। बरगंडी मिक्सचर में लाइम को रिप्लेस कर दिया जाता है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट से इसको क्या किया जाता है, लाइम को रिप्लेस कर दिया जाता है। बोर्डॉक्स मिक्सचर में लाइम यूज करते हैं, लेकिन बरगंडी मिक्सचर में सोडियम कार्बोनेट का यूज किया जाता है। बात करते हैं कॉपर ऑक्सीक्लोराइड में। इसमें इसका जो ट्रेड नेम होता है वो होता है बिल्टॉक्स 50 या फिर फाइटोलान, इस नाम से ये दवा आती है। बात करते हैं कॉपर सल्फेट की। कॉपर सल्फेट जो है वो ब्लू कॉपर नाम से आता है,
ऑर्गेनोमर्क्यूरल्स जो होता है इथाइल मर्क्यूरिक क्लोराइड, ये आता है सेरेसान नाम से। इस सेरेसान नाम की जो फंगिसाइड होती है ये इस तरीके से आता है। फिर उसके बाद मिथाइल एथेनॉल मर्क्यूरिक क्लोराइड, जिसको एरिटान या फिर एग्लाल नाम से आती है, जो कि अब बैन हो चुकी है। इसके साथ साथ ये सेरेसान भी बैन हो चुकी है और एग्रोसान जीएन ये भी बैन हो चुकी है। बात करते हैं कार्बेंडाजिम। कार्बेंडाजिम किस नाम से आता है? बाविस्टीन के नाम से आता है। इसके साथ साथ मैनेब जो है ये डाइथेन M22 के नाम से आता है। इसके साथ जो डाइथेन M45 है इसको मैनकोजेब कहते हैं। और इंडोफिल M45, डाइथेन M45 और इंडोफिल M45 जो होता है ये मैनकोजेब होता है। इसके बाद जीनेब जो होता है ये डाइथेन Z78 नाम से आता है। अगर ये बोलोगे जीनेब तो हो सकता है दुकानदार ना दे पाए, लेकिन अगर ये ट्रेड नेम बोलोगे तो ट्रेड नेम से वो दे देता है। फिर बात करते हैं थायराम। थायराम जो है वो मार्केट में एरासान नाम से आता है। इसके साथ साथ और ढेर सारे हैं, जैसे फिथैलेमिडीन जिसको कैप्टॉन के नाम से आता है। फिर उसके बाद डाइनोकैप जो है वो कैराथिन के नाम से आता है। ऑक्सीकार्बोक्सिन आता है वो प्लांट वैक्स के नाम से आता है। कार्बोक्सिन जो है वो बीटा वैक्स के नाम से आता है। और फिनाइलामाइड्स जो होता है ये मेटालेक्सिल्स M के नाम से आता है। उसके बाद जो मेथान एन सोडियम है वो वेपॉन के नाम से आता है, जिसको निमेटिसाइड भी बोला जाता है। इस तरीके से अलग अलग जो केमिकल्स हैं, अलग अलग जो फंगिसाइड हैं, उनके अलग अलग ट्रेड नेम हैं जो कि अलग अलग नाम से मार्केट में पाए जाते हैं। बात करते हैं जर्नल प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट डिजीज कंट्रोल। ध्यान से समझना, जब किसी भी, देखो इससे पहले जो मैं पढ़ा रहा था थोड़ा सा वो केमिस्ट्री वाली चीज़ ज़्यादा थी, तो हो सकता है आप लोगों को समझ में कम आया हो, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये इसमें जो आप टेबल पढ़ रहे हैं, इन टेबल को आप याद कर लो, क्योंकि ये टेबल में ट्रेड नेम ही आता है। बाकी एग्रीकल्चर में जितना भी मैंने पढ़ा है, बहुत हाई लेवल में अगर हम जाएंगे, जैसे पैथोलॉजी से अगर आप SRF कर रहे हो या PhD कर रहे हो या MSc के लिए कंपटीशन PhD के लिए दे रहे हो, तो उसमें ये ज़्यादा बहुत डिटेल में पूछा जाता है। नहीं तो अगर कम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो ज़्यादातर यही पूछा जाता है कि इसका ट्रेड नेम क्या है, किस तरीके का फंगिसाइड है, यही सब पूछा जाता है। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाता, मतलब इसका ग्रुप क्या है और ये सब चीज़ें जो हैं वो बहुत डिटेल में पूछा नहीं जाता। अगर पूछा जाता भी है तो क्योंकि अभी इस बुक में दिया नहीं गया है, इस वजह से मैं इसको पढ़ा नहीं रहा हूँ। अगर आपको पढ़ना होगा तो आप हमें बताइएगा, तो मैं फंडामेंटल जो प्लांट पैथोलॉजी है उसमें मैंने डिटेल में पढ़ाया है, तो मैं आपको वो प्रोवाइड करवा दूंगा। आगे बढ़ते हैं जर्नल प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट डिजीज कंट्रोल। कोई भी प्लांट है, अगर उसमें कोई डिजीज लग रही है तो उसको मैनेज करने का तरीका होता है। एक जर्नल तरीका होता है जो कि सभी पौधे में अप्लाई किया जा सकता है। कुछ तो होते हैं स्पेशल, जिसको उस क्रॉप में अगर लग रहा है तो उसको उसी तरीके से रोका जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसे भी तरीके होते हैं जो सभी पौधों में यूज किया जा सकते हैं, जिससे डिजीज ना लगे हमारे प्लांट में। तो सबसे पहला तो होता है प्रिवेंटिव मेजर। कोई ऐसा तरीका लगाया जाए जिससे कि जो डिजीज है वो हमारे पौधे में लगे ही ना। प्रिवेंशन का क्या मतलब होता है? बचाव। रोकथाम नहीं होता, बचाव होता है। बचाव का मतलब कि हमको वो हो ही ना, पौधे को बीमारी लगे ही ना। उसके लिए क्या किया जाता है? एवॉइडेंस ऑफ पैथोजन। पैथोजन को क्रॉप में आने से रोकना होता है। चाहे अगर सॉइल बॉर्न डिजीज है तो सॉइल ट्रीटमेंट कर लो बुआई से पहले। अगर सीड बॉर्न डिजीज लगने की संभावना है तो सोइंग से पहले सीड की ट्रीटमेंट कर लो। अगर आपको लग रहा है कि इसमें जो ये पौधा है या जो हम लेके आए हैं सीड, इसमें कोई पैथोजन है, तो हम अवॉइड करें उसको, कि उसकी बुआई हम नहीं करेंगे। हम बिल्कुल अच्छा सीड लेके आएंगे जिसमें पैथोजन ना हो। इस तरीके से हम अवॉइड कर लें। अगर पैथोजन की किसी भी तरीके से पैथोजन हमारे खेत में ना आने पाए, हमारे फसलों तक ना आने पाए, तो हम अपनी फसल को बचा सकते हैं डिजीज से। इसके बाद सिलेक्शन ऑफ जियोग्राफिकल एरिया। कुछ जियोग्राफिकल एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पर कोई एक स्पेसिफिक डिजीज हर साल और बार बार लगती है, जिसे इंडेमिक डिजीज बोलते हैं। तो उस एरिया में हमको अवॉइड करना चाहिए कि एक बार अगर हम फसल बो रहे हैं तो 3-4 साल 2 साल बुआई ना करें, फिर अगली बार करें। क्योंकि अगर बार बार हर साल दर साल फसल ग्रो करते रहेंगे तो वहाँ पर जो डिजीज लगने की संभावना है वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। इस वजह से हमको उस जियोग्राफिकल एरिया का चयन करना चाहिए जहाँ पर ये डिजीज कम लगती हो। इसके साथ साथ सिलेक्शन ऑफ फील्ड अच्छी फील्ड का सिलेक्शन करना चाहिए। सिलेक्शन से पहले सॉइल ट्रीटमेंट करना चाहिए। चॉइस ऑफ टाइम ऑफ सोइंग।
टाइम ऑफ सोइंग का बहुत ध्यान रखना चाहिए। कई बार अर्ली सोइंग की वजह से डिजीज ज़्यादा लगती है, कई बार लेट सोइंग की वजह से भी ज़्यादा डिजीज लगती है। तो ये सब चीज़ें हमको कायदे से देख लेनी चाहिए कि प्रॉपर इसका सोइंग का टाइम क्या है, तो उस समय हमको इसकी बुआई करनी चाहिए। इसके बाद डिजीज स्केपिंग वैरायटी, जो कुछ ऐसी वैरायटीज़ होती हैं जिसमें डिजीज़ नहीं लगती है, उस वैरायटी को हमें ग्रो करना चाहिए। सीड का सिलेक्शन अच्छे से करना चाहिए। मॉडिफिकेशन ऑफ कल्चरल प्रैक्टिसेस, जो कुछ कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं उनमें हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके, जैसे टीलेज ऑपरेशन है, इंटरकल्टिवेशन है, इरिगेशन है, फर्टिगेशन है, इन सभी चीज़ों से जो थोड़ा थोड़ा जो चीज़ें होती हैं खेत में जो हम करते हैं बुआई के बाद, इनसे भी कई बार हम डिजीज़ लगने की संभावना को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। तो हमको उसका भी उपयोग करना चाहिए। एक्सक्लूजन की बात करें, मेथड व्हिच प्रिवेंट द डिजीज फ्रॉम एंटरिंग इनटू न्यू एरिया, उसको हम बोलते हैं एक्सक्लूजन। कहने का मतलब समझ रहे हो? जैसे मान लो कि कोई एक ये फील्ड है, इस फील्ड में ढेर सारा रोग लगा है और ये बगल वाली फील्ड है, इसमें रोग नहीं लगा है, तो इस खेत से ये रोग इसमें ना आ जाए, इसको रोकने के लिए बोलते हैं एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन का मतलब क्या होता है? निकालना, बाहर करना या बाहर ही रोक देना। इस टाइप का सेंस में एक्सक्लूजन को यूज किया जाता है। बात करते हैं इरेडिकेशन। कंप्लीट रिमूवल ऑफ पैथोजन फ्रॉम अफेक्टेड फील्ड इज नोन एज इरेडिकेशन। दिस मेजर इज टेकन फॉर द एलिमिनेशन ऑफ द पैथोजन आफ्टर इट्स एस्टेब्लिशमेंट ऑन द होस्ट। होस्ट में जब ये एस्टेब्लिश हो जाता है पैथोजन, तो उसको कम्प्लीटली वहाँ से रिमूव कर देना, चाहे उसको मार के, चाहे हटा के, किसी भी तरीके से उसको कम्प्लीटली रिमूव कर देना होस्ट से, इसको कह लेते हैं इरेडिकेशन। जैसे मैंने बीड इरेडिकेशन की बात करी थी फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी में, तो उसमें मैंने बताया था कि खेत में ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दें कि खेत में एक भी प्रोपोग्यूल्स न रह जाए, एक भी प्रोपोगेशन का मटेरियल न रह जाए, एक भी खरपतवार न रह जाए, कि जिससे अगले आने वाले सीजन में वो खरपतवार उस प्रॉपर फील्ड में उगे, उस पार्टिकुलर फील्ड में उगे, तो उसको बिल्कुल हटा देने की प्रक्रिया को इरेडिकेशन कहते हैं। इसी तरीके से इसमें भी इरेडिकेशन यूज किया जाता है। इट इंक्लूड्स क्रॉप रोटेशन, सैनिटेशन, एलिमिनेशन ऑफ अल्टरनेट एंड ओवर विंटरिंग होस्ट, एलिमिनेशन ऑफ पैथोजन फ्रॉम द सीड एंड ट्यूबर्स। ये सभी तरीके हैं। जैसे बता रहा हूँ, क्रॉप रोटेशन लगा सकते हो। जैसे कोई एक क्रॉप है, जो क्रॉप पैथोजन को ज़्यादा अफेक्ट कर रही है, तो दूसरी ऐसी क्रॉप लगानी चाहिए कि जो पैथोजन को अट्रैक्ट ना करे। तो जब पैथोजन को कोई होस्ट नहीं मिलेगा तो पैथोजन खत्म हो जाएगा। तो क्रॉप रोटेशन भी हम लगा सकते हैं। सैनिटेशन कर सकते हैं। सैनिटेशन का मतलब साफ सफाई करना, पैथोजन की कोई स्पोर ना रह जाए खेत में। जैसे मान लो हमने एक बार अगर कोई फसल बुआई, जैसे मान लो हमने कुकुरबिटेसी कुल की कोई सब्जी लगाई, जैसे मान लो लौकी की खेती करी, अब लौकी में पाउडरी मिल्ड्यू लग गया, तो जब लौकी का सीजन खत्म हो जाएगा, हम खेत से लौकी को काट के हटाएंगे, तो हमको ये बिल्कुल इंश्योर करना चाहिए कि लौकी की कोई भी चीज़ उस खेत में ना रह जाए, कि जिससे फिर से पाउडरी मिल्ड्यू का जो पैथोजन है वो उसी फील्ड में हमको मिल जाए। फिर आने वाले सीजन में, फिर अगली बार जब हम लौकी लगाएंगे तो उसमें फिर नुकसान करेगा। तो उसी को बिल्कुल साफ सुथरा करना सैनिटेशन कहलाता है। जैसे जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं बैंडिंग करवाने, बैंडेज बनवाने, पट्टी करवाने जाते हैं, जब कहीं हमको फोड़ा फुंसी या चोट लगी होती है, तो वो क्या करते हैं, पहले डिटॉल लेकर उसको सैनिटाइज करते हैं। या उसके साथ साथ जैसे अभी कोरोना चल रहा था, तो अपना हाथ हम बार बार सैनिटाइज कर रहे थे अल्कोहल के घोल से, तो हैंड वॉश से। तो इस तरीके से सैनिटेशन किया जाता है। फिर उसके बाद एलिमिनेशन ऑफ अल्टरनेट एंड ओवर विंटरिंग होस्ट। कहने का मतलब ये है, जैसे मान लो चावल है, कोई एक ऐसा पैथोजन है जो चावल पे लगता है, तो पहले चावल को तो उसने नष्ट कर दिया, लेकिन जब हम नवंबर के आसपास में, अक्टूबर नवंबर में जब हम चावल की कटाई कर लेते हैं पैडी की, तो उसके बाद फिर दोबारा तो उसके बाद फिर क्या होता है कि उस पैथोजन को कोई दूसरा होस्ट चाहिए होता है। जैसे धान की फसल जब हमारी मैच्योर हो जाती है, हम हार्वेस्ट कर लेते हैं, तब क्योंकि खेत में उसको कोई होस्ट मिलेगा नहीं, तो अगर उसको कोई दूसरा होस्ट मिल गया ठंडी के सीजन में, जिस पर वो ग्रो कर गया, फिर बाद में जब फिर से धान का सीजन आएगा तो फिर से उस पर लग जाएगा। तो हमको ये अवॉइड करना चाहिए कि चलो धान की फसल तो हमारी बर्बाद हो गई, कोई बात नहीं, लेकिन जब हमारा धान कट जाएगा तब यहाँ के जो पैथोजन हैं इनको कोई अल्टरनेट होस्ट ना मिल पाए। कहने का मतलब पहले धान को बर्बाद किया, अब किसी दूसरे पौधे पर रुक के वहाँ पर रहेगा और केवल जीवित रहेगा,
फिर बाद में जब दोबारा धान आएगा तो फिर से उस पर नुकसान करेगा। तो इसको अल्टरनेट होस्ट कहते हैं। तो अल्टरनेट होस्ट ना प्रोवाइड हो पैथोजन को, जिसकी वजह से पैथोजन को जब कोई होस्ट ही नहीं मिलेगा तो पैथोजन अपने आप ही डेड हो जाएगा, अपने आप ही खत्म हो जाएगा। तो ये हमें इंश्योर करना चाहिए कि अल्टरनेट होस्ट ना मिले। इसके साथ साथ सीड ट्रीटमेंट करना चाहिए और ट्यूबर का अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट कर देना चाहिए कि जिससे जो सीड बॉर्न डिजीज लगने की संभावना है वो ना लगे। इसके साथ साथ प्रोटेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ केमिकल फंगिसाइड, केमिकल फंगिसाइड का भी यूज करके हम अपनी फसल को बचा सकते हैं। जैसे हॉट वाटर ट्रीटमेंट मेथड, इसमें क्या होता है, ये डेवलप किया गया था, जेनसन ने इसको डेवलप किया था 1887 में। इसमें क्या किया गया था कि 54 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का पानी ले लो और उसमें जो सीड है उसको 10 मिनट तक भिगो दो। तो इससे जो पैथोजन है वो मर जाएगा। जो फंगिसाइड, जो फंगस होते हैं सीड के ऊपर जो लगे होते हैं, ये 54 डिग्री सेंटीग्रेड पानी में जब जाएंगे 10 मिनट के लिए तो ये मर जाते हैं। तो हॉट वाटर ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। लेकिन हॉट वाटर जो ट्रीटमेंट होता है इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है, और वो ड्रॉबैक ये होता है कि अगर पानी थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हो गया तो हमारा जो एम्ब्रॉयो है, यानी कि जो सीड है, वो भी डैमेज हो जाएगा। तो वो बुआई नहीं होगी, यानी कि ऐसे कह सकते हो कि सीड उबल जाएगा। तो उबल जाएगा तो फिर वो उगेगा नहीं। तो इस वजह से थोड़ा सा रिस्की होता है। लेकिन अगर 54 डिग्री सेंटीग्रेड या थोड़ा सा उससे कम रहे टेम्परेचर, तो जिससे एम्ब्रॉयो डैमेज ना होने पाए, ये चीज़ हमें ध्यान देनी है कि जो सीड है, सीड का जो भ्रूण है वो डैमेज नहीं होने पाए, क्योंकि अगर भ्रूण डैमेज हो गया तो नया पौधा बन ही नहीं पाएगा। इसके साथ साथ जैसे लूज स्मेट ऑफ व्हीट है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है हॉट वाटर ट्रीटमेंट से। जैसे सीड की हम बुआई कर रहे हैं तो उसको हॉट वाटर ट्रीटमेंट से अगर ट्रीट कर देंगे, तो ट्रीट करने के बाद अगर गेहूं की बुआई करेंगे तो इसमें ये जो लूज स्मेट जो डिजीज लगने वाली थी, जो कि एक सीड बॉर्न डिजीज होती है, तो ये लगेगी नहीं। आगे बात करते हैं सॉइल एनर्जी ट्रीटमेंट। इसमें क्या होता है, टू कंट्रोल लूज स्मेट ऑफ व्हीट वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय लूथरा एंड सटार 1934। ये लूथरा और सटार ने 1934 में सोलर ट्रीटमेंट का यूज किया था लूज स्मेट ऑफ व्हीट को कंट्रोल करने के लिए। इस मेथड में क्या किया जाता है कि सीड जो है वो पहले तो पानी में भिगो के रखा जाता है, लगभग 4 से 5 घंटे तक पानी में अच्छे से भिगो के रख दिया जाएगा। फिर जो सीड होगा वो पानी अंदर अपने सोख लेगा और इसके बाद फिर इसको क्या किया जाता है, ड्राइड इन सन इन द मंथ ऑफ मई जून। इसके बाद ये इसको क्या करते हैं, देखो मई जून के महीने में 4-5 घंटे के लिए पहले सीड को पानी में भिगो दो, बिल्कुल सीड फूल जाएगा, उसके अंदर पानी अच्छे से भर जाएगा। इसके बाद क्या करो, लेके जाओ और धूप में इसको सुखाओ। मई जून की जो कस के धूप होती है उस धूप में इस सीड को सुखा दो। तो ये होता है सोलर एनर्जी ट्रीटमेंट। इससे क्या होता है कि सीड के अंदर के जो पैथोजन होते हैं, इंसेक्ट पेस्ट होते हैं, उसके अंदर सीड के अंदर जो फंजाई होते हैं, ये सभी डैमेज हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो हमारा जो सीड होता है वो बिल्कुल सैनिटाइज हो जाता है। अगर हम उसकी सोइंग करेंगे तो आने वाली जो उसकी जब वो जर्मिनेट होगा, पौधा बनेगा, तो उसमें ये रोग नहीं लगेगा। दिस मेथड यूज टू कंट्रोल लूज स्मट ऑफ व्हीट एंड बार्ले। बार्ले में जो लूज स्मट और व्हीट में जो लूज स्मट लगता है उसको कंट्रोल करने के लिए सोलर एनर्जी ट्रीटमेंट का उपयोग किया जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके जो भी सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।